अब हरियाणा, हिमाचल, इन तीनों स्टेट्स की राजनीति से जुड़ी जो बातें हैं वो आज के इस कैपिटल डायलॉग कार्यक्रम जो कि राजधानी चंडीगढ़ में हो रहा है, द सिटी ब्यूटीफुल में हो रहा है, इस पर सुबह से ही हम देख रहे हैं। और अपने अगले कार्यक्रम की ओर भी हम बढ़ेंगे और अगले कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि बात सुबह से लेकर हरियाणा की हो चुकी है, पंजाब की हो चुकी है, लेकिन अब बारी है हिमाचल प्रदेश की। हमारे बीच मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटीवी नेटवर्क की तरफ से, और मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर, और ताकि अगला जो पैनल है, अगला जो कार्यक्रम है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। एंड आई विल रिक्वेस्ट सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह, जो कि इस ये वाले पैनल को होस्ट करेंगे, कि आप अभी मंच पर आए। और ओवर टू यू अतुल जी। शुक्रिया साक्षी। तो जैसा मेरी सहयोगी साक्षी ने बताया कि हमारे साथ डिप्टी सीएम हिमाचल अग्निहोत्री साहब मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। माइक ले लें सर। क्या कहेंगे? जो आप चाहेंगे कहेंगे। ठीक है मुकेश जी, सरकार में आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। मेरा पहला सवाल ही होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सरकार के वश में भी नहीं होती हैं, वो होता है दैवीय आपदा। और पिछले दिनों जो दैवीय आपदा हमने हिमाचल में देखी वो पीड़ादायक थी। आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं संभल पा रहा था। और उस वक्त में मैंने देखा कि हरियाणा हो, बाकी अन्य राज्य हो, पूरा देश हो, खुद प्रधानमंत्री हो, सबने सहयोग करने की बात कही कि हम भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार के लिए कितना चैलेंज था उस समय? देखिए, कुछ लोगों ने सहयोग किया और कुछ लोगों ने सहानुभूति की जी। हम सहयोग की बात कर रहे थे और ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो हमारे साथ सहानुभूति कर रहे थे। तो आपदा आई और हिमाचल प्रदेश का 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जी। और सड़कें टूट गई, पानी की स्कीमें बह गई, लोगों की गाड़ियां बह गई, घर टूट गए। और एक मंज़र ऐसा देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में जो ना भूतो ना भविष्यति किसी ने देखा होगा। बिल्कुल। और इतनी बड़ी आपदा होने के बावजूद हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्यों के अपने अपने हक हकूक और संबंध हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं हुई। जो उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश को सहयोग किया जाएगा और हमें कोई पैकेज मिलना तो एक तरफ रहा, अभी तक भी हमें कोई क्लेम नहीं मिला। जो नॉर्म्स पे क्लेम मिलते हैं कि क्या नुकसान हुआ, किस स्कीम का कितना नुकसान हुआ, जब हमें क्लेम तक नहीं मिला, हमने अपने रिसोर्सेज जुटाए, अपनी संसाधनों से अपने लोगों की मदद की। हमने अपने पास से पैकेज अनाउंस किया 4500 करोड़ रुपए का, और हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद का जो भी हो सकता था वो हमने किया। ऐसा है कि 1 साल पहले हम पावर में आए थे, सत्ता में आए, और 11 तारीख को प्रदेश सरकार का 1 साल होने लगा है। जब हम सत्ता में आए तो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के हमने यहाँ पे सत्ता हासिल की जी। उस पार्टी को कि जो ये लोग कहते थे कि हम तो रिवाज बदलेंगे, हम ही 15 साल काबिज रहेंगे, हमें तो कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। और लेकिन हमने सत्ता बदली। हमने देखा कि आजकल कुछ लोग बहुत नाच रहे हैं, 3 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि जैसे वो खुद ही सत्ता में आ गए हैं। कभी जैसे कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, उस ढंग से पटाखे छोड़ रहे हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि 1 साल पहले आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है जी। ये वही जनता है जिसने आपकी नीतियों, कार्यक्रम सब पे आपको रिजेक्ट किया। और इसलिए आप लोगों को रचनात्मक विपक्ष की, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए। कुछ मंथन करना चाहिए कि आखिर हमें क्यों हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में
एक स्थिर स्थायी टिकाऊ सरकार इसमें काम कर रही है जी। लेकिन ये ठीक है कि जब हम सत्ता हमने संभाली तो हमें विरासत में 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां और कर्जा मिला 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है और देनदारियां हमें मिली और 76,000 करोड़ के कर्जे जो हैं लिए जा चुके थे। कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट के बावजूद जो है दिया नहीं गया था और देनदारियां थी। तो हर हिमाचली पे जब भाजपा ने सत्ता छोड़ी, हर हिमाचली पे 2 लाख का जो है कर्जा जो है हर हिमाचली पे हो गया। तो ये स्थिति हिमाचल की है कि जब बच्चा पैदा भी होता है तो वो भी कर्ज में ही पैदा हो रहा है। और एक छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, और लेकिन उसको आर्थिक तौर पे इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। ना कोई इन्होंने इनकम जनरेट करने के लिए कभी कोई मीटिंग की, ना कोई इन्होंने संसाधन फिजूल खर्ची रोकने के लिए कोई कदम उठाया। 5 साल कोई ऐसा नहीं हुआ, जश्न दर जश्न मनाए जाते रहे, लूट होती रही, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं इस सवाल को चाहूंगा कि जब अगला सेशन हमारा हो, जयराम ठाकुर जी जब मौजूद रहेंगे तो इस बात को वहां तक पहुंचाऊंगा। मेरा जो मूल सवाल था कि सरकार ने इस आपदा घड़ी में जो प्रयास किए, आपने कहा कि सहानुभूति ज्यादा थी, प्रयास कम थे। जो हमारा प्रयास था हमारे प्रदेश के स्तर पर ही था। जब हम हिमालयन रेंज की बात करते हैं, जिसमें हिमाचल आता है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन की श्रेणी में आता है। एक तरफ अमेरिका का रॉकी इंडीज पर्वत और भारत में यह श्रृंखला जो कि अभी भी लगातार निर्मित हो रही है। ये पक्के पहाड़ नहीं है विंध्य और अरावली की तरह, वहां पर चुनौती बढ़ जाती है। और ताजा हमने देखा टनल वाली घटना। तो आपके हिमालयन रेंज में भी आपकी सरकार में, पुरानी सरकार में, आगे भविष्य में जो और सरकारें बनेंगी उस पर काम तो हो ही रहा है, कोई ना कोई स्ट्रक्चरल काम हो रहा है। वो अपने आप में आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बाधा पैदा कर देता है? एक अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाते हैं लेकिन जो फोल्डेड माउंटेन है उसकी वजह से आपका पूरा ढांचा एक साथ बैठ जाता है और जिंदगी खतरे में होती है। नहीं, देखिए, ये तो जो डेवलपमेंट जहाँ पे होगी वहाँ पे ये चुनौतियाँ तो पेश आएंगी, स्वाभाविक है। और ये जो खास तौर पे जो शिमला से लेके चंडीगढ़ का रूट है, ये कभी भी बंद नहीं हुआ। आज दिन तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बंद हो गया। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम बंद हुआ है। और क्योंकि 4 लाइन हुआ और पहाड़ काटे गए, और जैसे आपने कहा कि ये पहाड़ शेषम काल में हैं और इनको जो है अभी काटने के तौर तरीके क्या होने चाहिए थे, किस एंगल पे कटने चाहिए थे, ये एक सवाल है, ये वैज्ञानिकों का विषय है, या उसको आने वाले समय में सेटल किया जाए। लेकिन ये तो अब हो चुका है। अब तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में 4 लाइन्स, 2 लाइन्स या जो है टनलिंग का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। देश की सबसे बड़ी टनल जो है रोहतांग टनल बन के तैयार हुई है, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। तो और भी जो कीरतपुर से मनाली जाने वाला रास्ता है उस पर टनलिंग हुई है। तो लेकिन साथ साथ इस बरसात में जो 4 लेन्स का नुकसान बहुत हुआ है, जो मेजर नुकसान हुआ है, सड़कों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल पहाड़ी प्रदेश में क्या होना चाहिए, और उस पर रिव्यू भी चल रहा है। लेकिन अब तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, पीछे मुड़ नहीं सकते। पीछे मुड़ने का रास्ता तो सुधार कर सकते हैं। सुधार का रास्ता हो सकता है। लेकिन ये है कि जैसे ये बरसात हुई, अब इसमें हमारा पानी की जितनी स्कीमें हैं हमारी, वो सारी पानी की स्कीमें नदियों के किनारे हैं। 2200 करोड़ रुपए की पानी की स्कीमें ध्वस्त हो गई। जल जीवन मिशन का न्यूली कंस्ट्रक्टेड 600 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो गया, बह गया। और हालांकि उसके बावजूद हमने पानी पे आंच नहीं आने दी, दिन रात हमने काम किया और लोगों को पानी पहुंचाया। और
हमने जैसे ब्यास है, अब ब्यास नदी का चैनलाइजेशन की ज़रूरत है, हमने अब 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट केंद्र को भेजा है। लेकिन जो प्रेजेंट भाजपा है उनका जो एटीट्यूड है पूरा नेगेटिव है, नकारात्मक सोच से ग्रस्त लोग हैं। उनको लगता है कि हमारे से पावर छिन गई, अब हम इनकी कोई भी ग्रांट जो है सैंक्शन आने ना दें हिमाचल प्रदेश में। ये लगातार दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली में जाके कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को क्या मिलना है, उसको कैसे रोका जाए, उसमें कैसे अड़ंगे लगाए जाएं। हिमाचल प्रदेश के जो कर्ज की सीमा है वो इन्होंने कम करवा दी। जो अब तक इनके समय में मिलता था वो कर्ज की सीमा वो कम करवा दी। हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स थे उस पर इन्होंने कैप लगवा दी कि इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकेंगे। फिर जो हमारा जीएसटी का कंपनसेशन है वो बंद हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कम कर दी गई। और आपने देखा होगा हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव लेके आए हम कि जिसमें ये कहा गया कि केंद्र हमारी मदद करे। उस पे भी प्रेजेंट जो विपक्ष है उन्होंने अपने मुंह पे ताले लगा दिए और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है। राजनीति में ऐसा क्यों होता है, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, राजनीति में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी वहीं से हैं और आप भी वहीं से, बस अंतर इतना है कि कभी वो सत्ता में थे, अभी आप सत्ता में है। अगर वो प्रस्ताव हिमाचल के लिए लाया गया और वो हो जाता पूरा तो लाभ तो सबको मिलता। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने जब हिमाचल बन रहा था तो ये स्टेटहुड मारोठुड के नारे लगा रहे थे, तब ये हिमाचल बनने के खिलाफ थे। अब हिमाचल बन गया तो अब दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो अब ये विकास के विरोधी हो गए और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई पैसा जो है हिमाचल तक पहुंचने ना दें। तो ये इनकी ये भी सोच है कि हम किसी ढंग से सरकार को अस्थिर करें, जो इनकी नीति रही है। कभी अदालतों में जाते हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हटा दो, डिप्टी सीएम हटा दो। कभी दिल्ली में जाते हैं कि इनका जो है गला घोंट दो किसी ढंग से। तो ये प्रयास जो मर्जी करें ये, लेकिन हमारी पार्टी जो है पूरी तरह मजबूत पार्टी है, कोई ताकत उसको अस्थिर नहीं कर सकती। परिंदा भी कोई चोंच नहीं मार सकता है हिमाचल प्रदेश की सरकार पे, ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ। नहीं, अच्छी बात है सरकारों पर कोई चोंच ना ही मारे। 5 साल जो भी सत्ता में आता है जनता चुनती है तो उसको मौका मिलना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में कई बार बड़े बदलाव हो भी जाते हैं। अब मैं जब पॉलिटिकल इलेक्शंस पर फिर से आता हूं, हिमाचल की राजनीति कमोबेश राजस्थान के आसपास दिखाई देती है कि परिवर्तन होता है। देवभूमि में भी हमने देखा था कि यह ट्रैक था, उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन वहां बीजेपी ने इसको बदल दिया। आप कह रहे हैं कि ये लोग पटाखे फोड़ रहे हैं 3 राज्यों के नतीजों पर, वो कह रहे हैं कि हम और पटाखे फोड़ेंगे 24 में पूरे देश में। ऐसा है कि आप अपने घर में पहले झांक के देखो कि आपके घर में क्या हुआ है, पड़ोस में क्या हुआ है। उस पर खुशी मनाने की बजाय कि पड़ोस में बच्चा हो गया है, उसको उस पर खुशी मनाने की बजाय ये देखो कि हमारे घर में क्या हुआ था। तो आपको तो अभी हाल ही में तो रिजेक्ट किया है और आपने उससे कोई सबक भी नहीं सीखा है, आपने उससे मंथन भी नहीं किया है। आप लगातार आप जिस ढंग जो हिमाचल प्रदेश का हालात बना के गए हैं वो सबके सामने है जी। आपने बिल्कुल खाली खजाना जो है प्रदेश का छोड़ा है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आखिरी साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया। 16,000 करोड़ सरकारी खजाने से जी, कि हम खर्चेंगे ये पैसा और हम सरकार बनाएंगे। ये तो दुनिया है, जब बदलने पे आती है तो बदल के छोड़ती है। चाहे आप पूरे सरकारी खजाने का मुंह खोल दो, सारी अशरफियाँ लुटा दो, लेकिन जब जनता ने बदलना है तो बदल के छोड़ दिए। तो जब आप सबसे पहले तो संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ हमें हटा दिया गया है, अब हम विपक्ष में हैं। जब तक आपकी मानसिकता नहीं बनेगी, मन तो मानना पड़ेगा ना कि हम सत्ता से बाहर हो गए हैं और अब सरकार हमारे अधीन नहीं है। तो इसलिए ये लगातार प्रयास चाहे करते रहे। जनता का आशीर्वाद स्वीकार करना चाहिए चाहे कोई भी दल हो। बिल्कुल। अब अभी आप बात कर रहे हैं कि
3 राज्यों में चुनाव हुआ, ठीक है, जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है उसको सिर झुका के स्वीकार करना है और आगे क्या करना है उसको देखिए। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहता है परिणामों में, तो केंद्र स्तर पर उसमें आपको खुद लगता है कि हाँ और भी काम करने की जरूरत है, मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है? पार्टियों की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम हैं। हम हिमाचल प्रदेश में हमने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हमने जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला था, बहुत बड़ा, हिमाचल कर्मचारी 1,36,000 कर्मचारी हमारे हैं और इससे इतने ही पेंशनर हैं। हमने उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया। भाजपा ने कहा था कि पेंशन नहीं दी जा सकती, ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नहीं मानते, और जब वो पेंशन मांगने आते थे कर्मचारी तो इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। लेकिन हमने पेंशन दी, हमने लोगों को सहारा दे दिया। जब तक वो इस दुनिया में है उनको प्रदेश सरकार के खजाने से जो है पैसा मिलेगा, तो प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जो गारंटी है हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। हाँ, दूसरा बड़ा मामला है जो महिलाओं को 1500 रुपये देने का मसला है जी। वो हमने ऐलान किया है कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, और दादा हमारा स्टेट पहला स्टेट है जिसमें हमने अनाउंस किया था। लाडली बहना वगैरह तो बाद में आई, हमने ये घोषणा की थी। अगर ये त्रासदी बीच में ना आती, 4500 करोड़ रुपए हमें देना पड़ा तो हमारा ये घोषणा भी इम्प्लीमेंट हो जाती। लेकिन ये हमारा राजधर्म है उन गारंटियों को पूरा करना जो हमने कही हैं, और हम पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहना कि जो झूठी गारंटियां दे दी, अरे भाई कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पे शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मुकेश जी, शुभकामना आपको, आपकी सरकार को। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैं बार बार सभी पार्टियों से, उनके नेताओं से कहता हूं कि जो जनता तय करती है उसे स्वीकारना चाहिए, और मुझे अच्छा लगा कि आप उस बात को खुद कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।